हेलो एवरीवन। तो आज हम एक नए पॉडकास्ट के अंदर हैं और ये पॉडकास्ट बहुत ही स्पेशल है। अगेन मैं बार बार बोलता हूँ स्पेशल है बिकॉज जो कोई मुझे मिलता है ना, वो ऐसे ही लोग हैं जो मैं सालों से उनको जानता हूँ, उनके साथ वर्क करता हूँ या उनके साथ कोई ना कोई मोमेंट हमने शेयर की होती है। आज हमारे सामने है नितिन डुमासिया हु हैज़ अ कंपनी कॉल्ड ग्रोलिटी। ग्रोलिटी का एक ही मोटो है मेरे ख्याल से, जब से मैं आपको जानता हूँ कि भाई ग्रोथ विथ सस्टेनेबिलिटी। तो डेफिनेटली आज हम जो बात करने वाले हैं दैट विल बी मोस्टली ऑन मैनेजमेंट। बिकॉज जब बिजनेस चालू करते हैं हम, तो एक चीज़ हम भूल जाते हैं कि भाई पैसा कमाना सब कुछ नहीं होता, लेकिन उनके लिए कितनी सारी चीज़ें करनी पड़ती है एंड मैनेजमेंट आई थिंक इज़ अ की पॉइंट। और मुझे काफ़ी ज़्यादा अमाउंट के अंदर उन्होंने हेल्प की है कि भाई किस तरह से अपनी कंपनी का आप मैनेजमेंट कर सकते हो। कई सारे ऐसे कंसेप्ट है जो मुझे पता ही नहीं थे, लेकिन मैंने सोचा कि अगर ऐसे कंसेप्ट जो मुझे भी नहीं पता है आफ्टर रनिंग बिजनेस फ्रॉम सेवरल ईयर्स, तो डेफिनेटली आपको भी नहीं पता होंगे। तो आज हम बात करेंगे नितिन सर से एंड प्लीज़ आपके बारे में कुछ और अगर जानकारी दे सके आप हमारे व्यूअर्स को तो मच बेटर। थैंक यू मिस्टर गौतम। सबसे पहले तो थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर। आपने जैसे बताया, मैं नितिन डुमासिया, प्रेसिडेंट एंड सीईओ एक जो अमेरिका बेस्ड कंपनी है जिसका नाम है ग्रोलिटी इनकॉर्पोरेटेड। ओके। हमने ये कंपनी को अमेरिका से लॉन्च किया है और ये कंपनी के अंदर हमारे पास आज बहुत सारी मैनेजमेंट कंसल्टिंग की सर्विसेज है। राइट। मैनेजमेंट कंसल्टिंग की सर्विसेज अभी दुनिया की ऑलमोस्ट सभी टाइप की कंपनीज को है, क्योंकि हर बंदा जो बिजनेस लॉन्च करता है या सालों से बिजनेस कर रहा है उसको अपने बिजनेस के बारे में तो बहुत कुछ पता है, बट उसको आगे एक्सपोनेंशियली कैसे ग्रो करना है, उसमें क्या टाइप के मैनेजमेंट के टूल्स एंड टेक्निक्स को यूज करे जिसकी मदद से उनका अल्टीमेट ग्रोथ अचीव हो। राइट। वो सब चीज़ें हम यहाँ पे बहुत एंजॉय होके कराते हैं। हमारी पूरी ग्लोबल टीम है। आज हम बहुत प्राउड है कि हमारे पास जो टीम है वो यूके में है, कनाडा में है, थाईलैंड में है, Right. इंडिया में है, मैक्सिको में है, यूएस में है। मतलब पूरे वर्ल्ड में आपने अपना अड्डा जमा के रखा है। तो क्योंकि हमारा पर्पस बहुत ही क्लियर है, किसी Right. भी बंदे को, किसी भी कंपनी को, किसी भी सीईओ को ग्रोथ दिलवाना, और वो भी ऐसा ग्रोथ दिलवाना जो सस्टेनेबल ग्रोथ हो। Right. तो हमारी कंपनी का मोटो है कि ग्रोथ विद सस्टेनेबिलिटी जब आती है तभी कंपनी हमेशा एक्सपोनेंशियली ग्रो कर पाती है। राइट। बेसिकली मैं गुजरात से ही हूँ। मैंने अपनी मैकेनिकल इंजीनियरिंग की स्टडी की थी करीबन 15-17 साल पहले। उसके बाद मैंने बहुत सारी मल्टीनेशनल कंपनीज में एज ए प्रोडक्शन सुपरवाइज़र, सप्लाई चेन पीपल, क्वालिटी इंजीनियर और मैनेजमेंट के लेवल्स पे काम किया। तो करीबन 8-9 साल मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज में काम किया और उसके बाद हमने मल्टीनेशनल कंसल्टिंग कंपनियों में भी 8-9 साल और काम किया। तो ये जो पूरा 15-17 साल का एक्सपीरियंस हुआ, जिसमें हमें बहुत सारे नो हाउ मिले कि जनरली इंडस्ट्री कौन से पेन एरिया से गुजरती है, उसको हमने ध्यान में रख के वैल्यू एडिशन कराने के लिए ये कंपनी की स्थापना हमने यूएसए में की। राइट। मतलब एक इंजीनियर तो मैं बोलूँ कि भाई कुछ भी कर सकता है अगर करना चाहे तो। सो नितिन भाई, मेरा पहला क्वेश्चन आपसे ये है कि पिछले कई सालों से ये क्वेश्चन मेरे माइंड में था बट मैं पूछ नहीं पा रहा था कि भाई व्हेन डिड यू थिंक अबाउट टू बिकम अ मैनेजमेंट गुरु इन इंडिया, स्पेशली जब इंडिया में हम देखते हैं कि भाई इतना अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, इतने स्टबन बिजनेस ऑनर्स है, उनको समझाना, उनको आपकी बातें गले के नीचे उतारना, ये चीज़ें बहुत डिफिकल्ट है, यू नो वेरी वेल। तो आपने कब सोचा कि इस इंडस्ट्री में मैं एंटर करूँ? इंडिया एक्चुअली तो बड़ा मार्केट है, बहुत सारी अलग अलग टाइप की कंपनीज इंडिया में ऑलरेडी है। हम अगर देखें तो इंडिया में छोटे से छोटी कंपनी जिसको एमएसएमई कंपनी बोलते हैं, yes. वहाँ से लेके मल्टीनेशनल कंपनियों ने भी यहाँ पे आके अपना अड्डा जमाया हुआ है। yes. हमने फॉर्चुनेटली मेरी लाइफ में, मेरे प्रोफेशनल कैरियर में मुझे अपॉर्चुनिटी मिली कि मैंने अलग अलग लेवल की कंपनी में 2 लोगों से लेके 5,000 लोगों तक की कंपनियों में मैंने खुद काम किया या फिर कंसल्टिंग की। जब मैं ये सबको मिल रहा था, तो ये पूरी जर्नी में मैंने देखा कि बहुत सारे पेन एरियाज है। एक मैं आपको किस्सा यहाँ पे सुनाता हूँ, बड़ा इंटरेस्टिंग सी है। सो वो किस्से में ऐसा था कि मैं एक कंपनी को मिल रहा था जिनका अराउंड 2000 करोड़ का एनुअल टर्नओवर था। अच्छा। एक समय पे, ये मैं 4 साल पहले की बात कर रहा हूँ। आज तो वो कंपनी शायद 4000 करोड़ पे पहुंच गई होगी। ग्रेट।
मैं पूरी एक स्टडी करा था कंपनी में कि आपके यहाँ पे क्या क्या मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस है, क्या क्या टाइप के पेन एरियाज हैं, हम आपके यहाँ पे एसोसिएट होके आपको क्या फ़ायदा करा सकते हैं। मतलब इस टाइम पे आप कहीं और कंपनी में काम कर रहे थे और उनके बिहाफ में आप काम कर रहे थे ना? सो एग्जैक्टली मैंने जैसे मेरे इंट्रोडक्शन में आपको बताया कि मैंने मैन्युफैक्चरिंग की कंपनी में अपने हाथों से भी खुद काम किया है, मैंने कंसल्टिंग की कंपनी में ऑल ओवर द वर्ल्ड खुद जाके वहाँ पे क्लाइंटों को समझ के उनके प्रॉब्लम्स भी सॉल्व किए। तो ये किस्सा जो मैं आपको बता रहा हूँ उसमें इंटरेस्टिंग बात ये है कि मैं चेयरमैन के साथ खुद बैठा हुआ था। अभी चेयरमैन के साथ जब बैठा हुआ था, मेरे रिपोर्ट को प्रेजेंट कर रहा था, तब मुझे बोले नितिन भाई ये सब ठीक है, बट हमारी कंपनी में कभी कभी ऐसे सिचुएशन बनती है जब डिस्पैच हो रहा है, माल को एक्सपोर्ट करना है और मुझे खुद भी डब्बा पैक करने कभी कभी बैठना पड़ता है, ऑनर को खुद को। एग्जैक्टली। तो क्वेश्चन यहाँ पे ये था चेयरमैन का कि चेयरमैन की स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है ही नहीं। बेचारा चेयरमैन मुझे बोल रहा है कि मैं आ जाता हूँ डिसिप्लिन से 10 o'clock से पहले रोज, बट यहाँ पे आके मुझे 1 2 3 क्या क्या करना है वो मेरे पास कोई फ्लो ऑफ वर्क ही नहीं है। सो बिकॉज ही वाज चेयरमैन, ही हैज सो मेनी अदर रिस्पांसिबिलिटीज आल्सो टू टेक केयर, ही वाज इन्वॉल्वड इनटू सम बेसिक वर्क व्हिच कैन बी डन बाय अ प्यून स्कर्ट वर्क हम बोलते हैं अपने मेडिकल। तो ये मुझे बड़ा क्लिक कर गया। फिर मैंने बोला कि ये तो बड़ा पोटेंशियल है, राइट। इंडिया जिसमें बिलियंस ऑफ पीपल है, थाउजेंड्स ऑफ चेयरमैन है, सीईओज है, मैनेजमेंट के लोग हैं, और ये लोग अगर ऐसे अपने आप को स्ट्रगल कर रहे हैं तो ये बड़ा पेन एरिया है डेफिनेटली। और मेरा खुद का भी पैशन ये था कि मैं किसी इजी चीजों में ज्यादा हाथ डालता नहीं, राइट। जो बंदा अगर स्ट्रगल कर रहा है उसकी लाइफ को इजी करने के लिए कुछ भी करना पड़े, उसको करने के लिए मैं अपना पूरा समय और एफर्ट्स डालता हूँ और वहां से अनप्रेसिडेंटेड रिजल्ट्स हमको मिलते हैं, राइट। तो इसको करते 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 हम अभी यहाँ पहुंच गए कि अपने पास आज कितनी सारी कंट्रीज में काम चल रहे हैं, कितने सारे चेयरमैन्स को हम अभी सिखा रहे हैं कि आप एग्जैक्टली क्या करो, राइट, कि भाई क्या करना है, उनका रोल क्या है। अगर वही उनके जो टीम का रोल अगर अदा करेंगे तो उनका रोल कौन अदा करेगा? बिकॉज़ इसमें करने के लिए बहुत सारी चीजें, सॉफ्टवेयर चाहिए, मैनेजमेंट के टूल्स चाहिए, क्या टाइम पे क्या करना चाहिए, कैसी क्वालिटी होनी चाहिए, कैसी सर्विस होनी चाहिए। तो वी हैव सो मेनी थिंग्स नाउ, नॉट फॉर मी बट जो भी मैनेजमेंट कंसल्टेंट्स अभी इंडिया में अवेलेबल है, सबके पास कुछ ना कुछ टूल्स एंड टेक्निक्स है। अल्टीमेटली ये होना चाहिए कि उनकी लाइफ इजी होनी चाहिए, उनका ग्रोथ आना चाहिए और पीसफुल ग्रोथ आना चाहिए, जिसमें हमें बहुत मजा आता है। नहीं, रियली गुड। ये तो जरूरत है ही, और ये पॉइंट और ये पेन पॉइंट कभी ना कभी हमने भी फेस किए हैं, तो वी नो वेरी वेल कि भाई ये चीज आप बोल रहे हो, वी कैन एक्चुअली रिलेट। डेफिनेटली। नितिन भाई, आफ्टर दिस सेकंड क्वेश्चन मेरा ये है कि भाई डायमंड इंडस्ट्री क्यों आपने सबसे पहले क्यों सिलेक्ट किया कि भाई डायमंड इंडस्ट्री में वर्क करूंगा, और कोई इंडस्ट्री क्यों नहीं? फॉर्चुनेटली डायमंड इंडस्ट्री के साथ हमने सबसे ज़्यादा अभी तक काम किया है। ये इंडस्ट्री की कुछ यूनिक खासियत है, जैसे कि इसकी जो इन्वेंट्री होती है, जो मटेरियल होता है, वो बड़ा प्रीसियस इन नेचर है, बड़ा रेयर है, सभी जगह पे मिलता नहीं। जैसे आप प्लास्टिक ले लो, ओके, इंजीनियरिंग के शीट मेटल ले लो, मेटल ले लो, रबर ले लो, वैसा डायमंड नहीं है। डायमंड बड़ा रेयर है और वो जमीन में से निकाल के लाते हैं, तो इसीलिए इसकी कीमत और उसकी वैल्यू अल्टीमेटली हाई है, राइट। हमने जब डायमंड इंडस्ट्रीज में काम किया, अभी तक मैंने मेरे ख्याल से 100 से ज़्यादा डायमंड इंडस्ट्री को अलग अलग कंट्रीज में जाके स्टडी करके उनको फ़ायदा करवाया है। तो हमें ये पता चला कि डायमंड इंडस्ट्री में कुछ कुछ चीज़ें ऐसी हैं, जैसे उनका मटेरियल बड़ा कॉस्टली है, तो उनको कितनी मात्रा में मटेरियल रखना है, अगर उसकी मात्रा को हम अगर सीमित करें, स्टैंडर्डाइज करें, राइट, उनको बताए कि ऐसे उसको मैनेज करो, तो उनके इसके अंदर से करोड़ों रुपये बच सकते हैं, राइट। एक ये एरिया है, ये तो एक्चुअली करोड़ों ही हो जाएंगे, बिकॉज डायमंड की वैल्यू इतनी ज्यादा है। तो आप देखो, छोटा सा है 1 कैरेट का हीरा, अगर अच्छी प्योरिटी का है तो कभी कभी वो हीरा 3 करोड़ 2 करोड़ 1 करोड़ से ऊपर की वैल्यू का होता है। ऐसा तो वो कितने अपने पास इन्वेंटरी रखते होंगे। सभी डायमंड कंपनीज की खुद की एक्सपर्टाइज ये है कि बनाने के लिए, पॉलिश करने के लिए उनके पास इन हाउस एक्सपर्टाइज है, बट ये बाकी के जो मैनेजमेंट के चक्कर है उसमें बेचारे वो थोड़े वीक होते हैं, जहाँ पे हम अपना एक रोल प्ले करते हैं, उनको वैल्यू एडिशन कराते हैं। दूसरी एक इसमें ये भी बात है कि उनको करते समय बहुत बार नुकसान ही होती है, डैमेजेस होते हैं, रिजेक्शन, रीवर्क होता है, जिसमें हम कुछ इंटरनेशनली फंडामेंटल टूल्स एंड टेक्निक्स जो है मैनेजमेंट के, कुछ जापानीज लोगों ने दिए हैं, कुछ यूएस के लोगों ने दिए हैं, कुछ यूरोपियन लोगों ने दिए, वो टूल्स एंड टेक्निक्स की ट्रेनिंग देते हैं
और उसमें से प्रोजेक्ट पूरा पास करते हैं, तो इसमें से ये जो टाइप के रिजेक्शन हो रहे हैं वो रिजेक्शन की मात्रा कम हो जाती है फिर। राइट। डायमंड जैसे प्रीसियस मटेरियल में आप छोटा सा भी इम्प्रूवमेंट जब करते हो तो आपके जो फायदे हैं वो लाखों में करोड़ों में मिलते हैं। और एक बार प्रोसेस सेट हो जाने के बाद वो सालों साल कंपनी हमको तो पहले साल के लिए ही अपॉइंट करते हैं, लेकिन पूरे लाइफ लॉन्ग के लिए उनको वो प्रोसेस सेट हो जाता काम में आती है, जिसमें उनको बहुत बेनिफिट होता है। और आप ये जो बोल रहे हो स्टैंडर्डाइज, तो मेरे ख्याल से स्टैंडर्डाइज कोई एजेंसी वगैरह अपने इंडियन लेवल पे होगी जो कर रही होगी कि भाई रिजेक्ट करना ना करना कौन से लेवल का है, कैरेट डिसाइड करना, इसकी भी कोई होगी, उसका भी कुछ नाम होगा। जैसे बहुत सारे हम जब अपना ब्लड का रिपोर्ट निकालते हैं हाँ। तो लेबोरेटरीज में जाके ब्लड रिपोर्ट हाँ, निकालना हाँ, होता है। वैसे एक बार डायमंड पॉलिश हो जाने के बाद उसको सर्टिफाई करने के लिए देयर आर लेबोरेटरीज इन इंडिया। अच्छा, ओके। GIA है, IGI है, HRD है, वैसे बहुत सारी लेबोरेटरीज हैं। ओके। आप अपने पॉलिश डायमंड को ऐसे ही किसी मार्केट में बेच नहीं सकते, सकते बिकॉज ये बहुत हाई वैल्यू गुड्स हैं। Right. इसको खरीदने वाला हमेशा सोचेगा कि मैं जो ले रहा हूँ राइट वैल्यूज चाहिए। ट्रस्ट वर्दीनेस बढ़ाने के लिए उसके साथ एक अटैचमेंट सॉफ्ट सर्टिफिकेट को भी जोड़ा जाता है। राइट। वैसे करके वो पूरे सब लोग काम इसमें वो रिजेक्ट हो सकते हैं। हाँ, उसमें वैल्यूएशन कम आए, जो लिखा है वो इतना नहीं दिखे, वो सब चीज़ों की पॉसिबिलिटीज होती है जिसको इम्प्रूव करने के लिए हम उनके साथ पूरा इंटरवेंशन करते हैं। राइट। और एक रीज़न ये भी हो सकता है कि आप सूरत से हैं और सूरत वगैरह सूरत से पास रहते हैं, मतलब नज़दीक में, तो सूरत इज़ नोन फॉर द डायमंड इंडस्ट्री इन सेवरल ईयर्स। और ऐसा मानते भी है कि सूरत आई थिंक कितने % डायमंड पॉलिश करता है वर्ल्ड के, अगर आपको कुछ आंकड़ा है? वर्ल्ड में जितना कंजम्पशन डायमंड का है उसका 95% प्रोडक्शन, जिसको कटिंग एंड पॉलिशिंग बोलते हैं, वो सूरत में आज भी हो रहा है। 95%? हाँ। मतलब पूरा डोमिनेटिंग है सूरत। तो सूरत पूरे दुनिया को डायमंड सप्लाई करता है आज भी। आपने जब मुझे पूछा कि डायमंड इंडस्ट्री क्यों सिलेक्ट किया, एक तो हम यहाँ से बिलोंग करते हैं, राइट। एक ये सब चीजें हैं जिसमें वो लोग सालों से स्ट्रगल कर ही रहे, और मेरा पैशन ये है कि किसी के प्रॉब्लम को सॉल्व ना करे तो मैनेजमेंट कंसल्टिंग का फायदा नहीं है। तो अपना पैशन भी यहाँ पे कनेक्ट होता है, हम लोकली भी अवेलेबल हैं। अभी ये इंडस्ट्री को हम इंटरनेशनली भी बहुत सप्लाई सर्विसेज की कर रहे हैं। पहले ऐसा नहीं था मेरे ख्याल से। सूरत में हम देखते थे कि भाई इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज जिनके हेडक्वार्टर सूरत में है, अगर हम हेडक्वार्टर देखते तो हमें गूगल का भी और याहू का भी, अगर कुछ भी बड़ी कंपनीज का भी, IT कंपनी का भी हेडक्वार्टर छोटा लगे, ऐसे हेडक्वार्टर सूरत में है जहाँ पर 10,000 लोग 20,000 लोग काम करते हैं। मतलब तो ऐसे सेक्टर में डेफिनेटली ज़रूरत पड़ी होगी, लेकिन आपकी तरह बहुत कम लोग ऐसे मैंने देखे सूरत में जो स्पेशली इस सेक्टर के अंदर मैनेजमेंट करते हैं। डेफिनेटली हमारा रोल वहाँ आता है जब उनका थिंकिंग बंद हो जाता है। ये लोग ने अपने बिजनेस को 5,000 करोड़ 10,000 करोड़ 15,000 करोड़ तक के हमारे आज के क्लाइंट है। अच्छा, ओके। वो लोग करते ही है, बड़े एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बिजनेस मॉडल्स उन्होंने डेवलप किए हुए हैं, बट जब उनका थिंकिंग बंद हो जाता है, उसमें आउट ऑफ बॉक्स कुछ थिंकिंग लाना है, वहाँ पे हम अपना वैल्यू एडिशन कराते हैं। और लेट मी टेल यू, 15,000 करोड़ इज एक्चुअल नंबर। ऐसा नहीं कि कोई गवर्नमेंट का कोई आंकड़ा है कि जो पेपर पे है। 15,000 करोड़ उनकी रेवेन्यू टर्नओवर वगैरह होते हैं जो एक्चुअली फॉर्ब्स की लिस्ट में भी आते हैं। और मैंने देखा है कि हमारे कई सारे सूरत के जो डायमंड ऑनर्स है वो टॉप 40 टॉप 50 रिचेस्ट पर्सन ऑफ द वर्ल्ड में है। तो मतलब इतनी बड़ी जब कंपनीज होती है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी बड़ी होती है। मैंने जैसे कहा एक्चुअली 10,000 20,000 का स्टाफ होता है, उन सब का माइक्रो मैनेज करना, उन सबको मैक्रो मैनेज करना, ये सारी चीज़ें के लिए डेफिनेटली चाहिए लोग। एंड ऐसे बहुत कम लोग हैं, रेयर पीपल होते हैं कि जो इतनी चीज़ों को साथ में कर पाते हैं, एंड नितिन भाई इज़ वन ऑफ देम। थैंक यू सो मच। तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ कि भाई अगर छोटी कंपनियां कोई मिस्टेक करती है तो हम समझते हैं कि भाई माइक्रो मैनेज नहीं कर पाना या मैक्रो मैनेज नहीं कर पाना या लोगों का सही इस्तेमाल नहीं कर पाना या कई जगह पे छोटी छोटी गलतियां कर देना, बिकॉज लेक ऑफ एक्सपीरियंस इज़ द की। बट ऐसी बड़ी कंपनियां जो हमने की कि भाई इतने सारा टर्नओवर करती है हर साल में, उनमें क्या दिक्कत हो सकती है? सो बेसिकली क्या होता है कि हर एक कंपनी की खुद की एक ग्रोथ की जर्नी होती है। सभी लोगों ने छोटे से ही स्टार्ट किया होता है। जैसे जैसे कंपनी बड़ी होती है वैसे वैसे मेरे ख्याल से जो मैंने अभी तक पूरी इतनी जर्नी में इंसाइट निकाल के रखी है और आज के दौर में जिस पे ज़्यादा फोकस होना है, दो चीज़ों पे मैं हमेशा एम्फेसाइज करता हूँ। एक है कि आप जब बड़े होते हो तो आपका ओवरऑल मैनेजमेंट, ओवरऑल वर्किंग कैपिटल, ओवरऑल कस्टमर बेस वो सब बढ़ता है। तो ऐसी चीज़ों में आप जितनी भी इन्वेंट्री का मतलब होता है कि जितना भी माल सामग्री, चीज़ें, रॉ मटेरियल्स, वर्क इन प्रोग्रेस गुड्स,
ज़्यादातर हम अगर मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज की बात करें तो उनमें ये इन्वेंट्री जो होती है वो एक टाइप का वर्किंग कैपिटल ब्लॉक होता है, राइट, जिसमें पैसा लोगों का बहुत लगता है। जैसे कि एक ऑर्डर को कंप्लीट करने के लिए 3 महीना चाहिए, तो उसको लगने वाला पूरा माल आप आज ही लेके आ गए। हम बड़ी कंपनी की अगर बात करें तो कभी कभी कंपनियों में 200 करोड़ 300 करोड़ 400 करोड़ तक के अमाउंट को ब्लॉक किया जाता है। राइट, मेरा बहुत सिंपल फॉर्मूला यहाँ पे है, आपके पास एक जस्ट इन टाइम करके मैनेजमेंट की इन्वेंट्री के सिस्टम होनी चाहिए कि जो सामग्री जब चाहिए, जितनी मात्रा में चाहिए, जहाँ से चाहिए वहाँ पे आनी चाहिए। आपने अगर पैसा ही ब्लॉक कर दिया है, मैं हमेशा सभी सीईओज को, सी स्वीट पीपल को बोलता हूँ कि ये 400 करोड़ को आप अगर आज की तारीख में बैंक में खाली ऐसे ही रख दो तो कितना इंटरेस्ट तो आपको ऐसे ही मिलेगा, जिसका यूज आप वर्कर के वेलफेयर में, क्वालिटी इंप्रूवमेंट्स में, सॉफ्टवेयर में वगैरह सब में ला सकते हैं। एक ये बड़ी समस्या है हर एक टाइप की इंडस्ट्री की। हम ऑटोमोबाइल को देखें, हम प्लास्टिक को देखें, केमिकल्स को देखें या फिर डायमंड को भी देखें, तो एक ये मैटर है। दूसरा जो मैटर है जो उनकी ग्रोथ में उनको फ्रिक्शन करवाता है वो चीज़ है कि जो टॉप मैनेजमेंट के बंदे हैं वो एक लॉन्ग टर्म व्यू में अपनी कंपनी में डिजिटल अवेयरनेस लाने में अभी भी बहुत शाई फील करते हैं, या फिर अपने पूरे साल के बजट में डिजिटल अवेयरनेस के लिए, जिसमें आता है सॉफ्टवेयर, एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग जो ERP सॉफ्टवेयर होते हैं, उसके अलावा आप डिजिटल आपकी वेबसाइट को देख लो, आपका सोशल मीडिया मार्केटिंग देख लो, डिजिटल मार्केटिंग लो, ईमेल देख लो, तो ये पूरी डिजिटल अवेयरनेस वाला मैटर जो है, खास करके सेल्स एंड मार्केटिंग एरिया, जहाँ से आपको नए ऑर्डर्स, नए कस्टमर्स, नई जियोग्राफी में एंट्री मिल सकती है। तो कंपनियां जब ग्रो करती है उसके ग्रोथ के पाथ में एक तो मटेरियल या वर्किंग कैपिटल में पैसा ब्लॉक करके रखती है, दूसरा डिजिटल होते नहीं तो उसकी वजह से सब चीजें मैन्युअली करनी पड़ती है, डिपेंडेंसी आपके एम्प्लॉय पे बहुत रहती है, तो अपने अपने अंदर ही पूरा चक्कर घूमता रहता है। कभी कभी तो ये टॉप मैनेजमेंट के बंदे बड़े फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं कि यार ये जंगल में से बाहर कैसे निकलो। तो ये 2 एरिया में हमेशा पकड़ता हूँ। जब हम कभी कंपनियों के साथ एसोसिएट होते हैं तो हम देखते हैं कि पैसा कहाँ से बचे और आप कितने फ्री हो, कितने डिजिटली अवेयर हो, कितने मतलब इंडिपेंडेंट हो। ये सब चीज़ों पे खासकर इंडिया में मैं आज भी बड़ा स्कोप देखता हूँ। अगर कंपनियां इस पे फोकस करना चालू करे तो हमारा देश बहुत आगे अपने बिजनेस की प्रोसेसेस को, प्रैक्टिसेस को ले जा सकता है। राइट, मतलब आपके हिसाब से ये 2 चीज़ें, ये चीज़ तो मुझे भी लगती है, जैसे कि अगर आपने कुछ ब्लॉक ही कर दिया है और पैसा अगर आपके पास है ही नहीं कुछ इन्वेस्ट करने के लिए, तो जो आपको बेसिक मिलना चाहिए वो भी नहीं मिलेगा। इवन आई हैव सीन कि भाई अगर आपको आराम से कोई भी अगर अच्छा आपने इन्वेस्टमेंट किया तो 10 से 12% रिटर्न मिलता है, तो उसके कंपेरेटिवली इतनी बड़ी कंपनियां कभी कभी तो 3% 4% रेवेन्यू जो प्रॉफिट वगैरह वो बुक करती है। मतलब इंटरेस्ट से भी कम, अगर इंटरेस्ट से भी कम प्रॉफिट मिल रहा है तो बिजनेस करने का मतलब ही क्या? हमारी हर कंपनी में एसोसिएशन से पहला ही स्टेप होता है एक डायग्नोस्टिक स्टडी करते हैं। जैसे अपना ब्लड रिपोर्ट निकालते हैं, मैंने आज आपको बोला, तो डायग्नोस्टिक स्टडी में पूरी कंपनी को एसेस करते हैं। इसमें अगर मुझे प्रॉफिट मार्जिन 5% से कम मिला तो मैं डायरेक्ट चेयरमैन या मैनेजिंग डायरेक्टर को बोलता हूँ कि ये इतना ही मिल रहा है तो आप अपना ब्लड क्यों बॉयल कर रहे हो बराबर इस चीजों में। आपको पूरा बंद करके पैसा कहीं पे लगा देना चाहिए जहाँ से इजिली 8 से 10% मिले। क्यों अपने मतलब खून इतना उबाल रहे हो? आपको मिनिमम 20%, 15%, 25% मिलने ही चाहिए, तभी वो बिजनेस वर्थ बिजनेस है। ऐसा बिजनेस, और ये भी मिनिमम अमाउंट है, मैक्सिमम की तो कोई लिमिट है ही नहीं। मैक्सिमम तो हमारे क्लाइंट्स है, इंटरनेशनल क्लाइंट्स है, जिनके 50%, 70%, 90% तक के भी मार्जिन है। उन्होंने अपने बिजनेस मॉडल को बड़े स्मार्ट वे पे डेवलप किया हुआ है। तो हम भी हमेशा ये चाहते हैं कि हर बंदा ग्रो करे, हर बिजनेस ग्रो करे, बट उनकी ग्रोथ की डेफिनेशन में ये चीजें बैठनी बहुत जरूरी है, सस्टेनेबिलिटी भी रहे साथ। एग्जैक्टली। नितिन भाई, एक बहुत ही ट्रेंडिंग क्वेश्चन ये है जो कई जगह मैं ट्विटर वगैरह पे, इंस्टाग्राम, फेसबुक में देखने को मिलता है, बिजनेस के पेजेस वगैरह जो आजकल चलते हैं यंगस्टर के अंदर। व्हाट डू यू थिंक अबाउट स्टार्टअप कल्चर इन इंडिया? पिछले कई सालों में कई कंपनीज आई हैं और मेगा डिस्काउंट, मेगा ऑफर, मेगा सेल रखकर पूरे डायनेमिक्स को चेंज कर दिया है। आजकल जो सेलर्स होते हैं, शॉप सेलर्स या ग्रोसरी स्टोर ओनर्स, वो भी सोच रहे कि इससे कम्पीट कैसे करें, बिकॉज प्रोडक्ट होती है 100 रुपये की, बेचते वो लोग 80 रुपये में, 20 रुपये लॉस कर जहाँ पे वही ग्रोसरी ऑनर या तो वही शॉप ऑनर उस चीज़ को 140 रुपीज़ में बेच रहा था आज से 2 साल पहले, 3 साल पहले, 5 साल पहले।
तो हाउ टू सर्वाइव इन दिस इंडस्ट्री और स्टार्टअप कल्चर के बारे में आपके व्यूज़ क्या है, क्या वो प्रॉफिटेबल हो पाएंगे? सबसे पहले तो मैं आपको बोलूँगा कि बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, हाँ। और आपका नहीं है, हजारों लोगों का ये क्वेश्चन है कि स्टार्टअप कल्चर इंडिया में आप कैसे डिफाइन करना चाहोगे। लेट मी टेल यू इन अ वेरी होलिस्टिक वे। स्टार्टअप को अगर हम 5 साल या 10 साल के दायके से देखें तो हमने स्टार्टअप कल्चर को इंडिया में ग्रो तो किया है, सबकी आंखों के सामने भी आ गई। बहुत सारी ई कॉमर्स कंपनीज, बहुत सारी ऑटोमोटिव की प्लेटफॉर्म्स, बहुत सारे नो कोड प्लेटफॉर्म्स फॉर सॉफ्टवेयर कंपनीज, बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं। बट यहाँ पे लोग स्टार्टअप की जब बात होती है ना तो कुछ फंडामेंटल चीज़ें भूल जाते हैं। जैसे कि स्टार्टअप हो, कोई भी वेंचर आप बनाओ, छोटी कंपनी भी भले ना हो, उसमें सबसे पहली जो प्री रिक्विजिट रिक्वायरमेंट है कोई भी स्टार्टअप की, वो ये है कि आपके कस्टमर की प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहिए। राइट। आप जो अभी डिस्काउंट की बात करते हो, बड़े बड़े मतलब हॉट फेवरेट स्टार्टअप ई कॉमर्स इकोसिस्टम्स की हम बात करते हैं, तो उसमें कस्टमर को क्या चाहिए कि मुझे राइट टाइम पे राइट चीज़ें मेरे रेट में, मेरे बजट में मिले। अभी उसको देने के लिए आप जो फंडामेंटल रिक्वायरमेंट है कि उसका प्रॉब्लम क्या सॉल्व हो रहा है वो भूल जाते हैं। मेरे पास बहुत सारे एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स जो मैन्युफैक्चरिंग या सर्विस सेक्टर में है, कोई सॉफ्टवेयर की कंपनी है, वो आते हैं, बोलते हैं कि मैंने एक आपके ब्लड सैंपल को रिपोर्ट में कन्वर्ट करने की ऐप बना दी। एक बोला मैं टेलर का काम करता हूँ, और टेलर बोलता है मैंने एक वेबसाइट बना ली, तो मेरे को ऑनलाइन अभी डायरेक्ट ऑर्डर आने लगे कि मुझे एक शर्ट सिलवाना है, पैंट सिलवाना है, समथिंग लाइक दैट। सो आप उसमें प्रॉब्लम क्या सॉल्व करें, रियली कोई स्ट्रगल हो रहा है कि नहीं, वो भूल जाते हो। आप कुछ भी लाना है के चक्कर में आप कुछ भी लेके आ जाते हो, ऐप लॉन्च कर देते हो, या बहुत जल्दी में कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं कि जो प्रॉब्लम को और सॉल्व नहीं कर रहा। आप इनफ रिसर्च ही नहीं करते हो कि ऑलरेडी कोई है कि नहीं, मुझे लाना है करके आपको विचार आता है। आपके दिमाग की सृजनात्मक शक्ति जो है, क्रिएटिविटी, आप उसका उपयोग तो करना चाहते हो, बट आप रिसर्च नहीं करते हो। तो सबसे बड़ी फंडामेंटल चीज स्टार्टअप कल्चर की अगर इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो प्रॉब्लम सॉल्विंग तो होना ही चाहिए। राइट। दूसरी यहाँ पे बड़ी एक जो फंडामेंटल मिस्टेक सभी स्टार्टअप अभी कुछ सालों से कर रहे हैं, उसमें यह है कि एक लेवल का ग्रोथ अचीव होने के बाद सभी स्टार्टअप ये सोचते हैं कि हमको और फंड चाहिए, और इन्वेस्टमेंट चाहिए, और पैसा चाहिए, और ढूंढते हैं अपने ग्रुप में, अपने फ्रेंड से, अपने कलीग से, कस्टमर से जितना भी पैसा मिल सके, सीड फंडिंग में, ओके, एंजल फंडिंग में, वो सब तो लाते ही है। बट अभी ये भी एक कल्चर बन गया है कि वीसी बहुत सारे अवेलेबल हो गए, वेंचर कैपिटल्स। वेंचर कैपिटल ढूंढते हैं, 100 लोगों में पैसा लगाते हैं, 2-3 काम कर जाते हैं, बाकी तो गए। तो पैसा मिलना बड़ी दिक्कत वाली प्रोसेस अभी नहीं है, बहुत सारे लोगों को इन्वेस्ट करना ही है। बट प्रॉब्लम यहाँ पे है कि पैसा मिलने के बाद पैसे का सदुपयोग हो रहा है कि नहीं। तो क्योंकि बड़ा फंडिंग आ गया, 1000 करोड़ में फंडिंग आ गया, $1 बिलियन की लोग बात करते हैं, $1 बिलियन की बात करते हैं। आपने जो ई कॉमर्स कंपनियों की बात की, उनको हर 3 राउंड में एक इन्वेस्टमेंट का फंडिंग का चैनल बनाते हैं, पैसा लाते। तो वो लोग ने समझ लिया कि पैसा लाना डिफिकल्ट नहीं है। बट यहाँ पे प्रॉब्लम क्या होता है, वो पैसा क्योंकि वो खुद का पैसा नहीं है, इसलिए वो पैसा जहाँ पे यूज हो रहा है, कंज्यूम हो रहा है, यूटिलाइज हो रहा है, उसमें बड़े वेस्टफुल एक्टिविटीज होते हैं। राइट। जैसे कि ज्यादा स्टाफ रख लेना, राइट, वेबसाइट, ई कॉमर्स, सॉफ्टवेयर कुछ भी एक्सटेंसिव डिजाइन करना, क्योंकि पैसे की कमी नहीं है, बड़ा मटेरियल में पैसा ब्लॉक कर देना, ओके। पैन इंडिया अपना प्रेजेंस होना चाहिए, 15 ऑफिसेस खोल दिए, रेंट पे लेने की जगह पे ऑफिस परचेस करके ले लिए। वैसे कभी कभी फालतू डिसीजंस भी होते हैं। ये पूरे चक्कर में भी स्टार्टअप बड़ा एक शिकंजे में फंस जाता है। मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि जैसे अगर हमने जब बिजनेस स्टार्ट किया तो वी स्टार्टेड विद वेरी स्मॉल अमाउंट, तो उसमें हमारा कोई था नहीं कि भाई हमारा सिर्फ टाइम ही लग रहा था, ऐसे अगर देख लिया जाए तो, और वो काफ़ी सेफ भी था। तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं वैसे वैसे धीरे धीरे इन्वेस्ट करते हैं, वो भी सोच समझ कर, बिकॉज हमें पता है कि पैसे कमाने में कितना समय लगता है और कितनी एनर्जी लगती है, अपने कितना ब्लड एंड स्वेट लगाना पड़ता है। लेकिन जो बाहर से डायरेक्ट आता है वीसी से, तो वो तो पता ही नहीं है जो लोग स्टार्टअप करते हैं कि भाई ये पैसा आ कहाँ से रहा है, तो उसकी वजह से वेस्टेज बढ़ जाती है। ये तो डेफिनेटली बहुत सही बात कही आपने, बिकॉज इसकी वजह से कई सारी और कंपनीज को भी, जो यंग कंपनीज होती है जो अपने पैसों से बिजनेस करती है, उनको सफ़र करना पड़ता है कि भाई सर ये तो ये कर रहे हैं, हम क्यों नहीं कर रहे हैं।
बट उनके पास स्टार्टअप के पास इतना सारा पैसा होता है, बट जो कंपनीज होती है वो तो खुद का पैसा लगाती है, जो एक्चुअली अपने बिजनेस में पैसा का लगाती है और उससे ही जो भी इन्वेस्टमेंट होता है वो करती है। तो ये दिक्कत बहुत आती है, इसका कोई सॉल्यूशन है आपके पास? इसका सॉल्यूशन है फॉर्चुनेटली। ओके। और सॉल्यूशन ये है कि कभी भी आप अपने कस्टमर के पेन पॉइंट्स को भूलो मत। ओके। आपके खुद की क्रिएटिविटी पे अल्टीमेट विश्वास रखो। ओके। आप किसी को कॉपी मत करो। किसी ने सेल ला दिया, 2 दिन के बाद आप भी सेल मत ला दो। राइट। सेल उसने ला दिया है, उसको ज्यादा कस्टमर ग्रैब करने, बट आपको पता नहीं वो सेल लाने में नुकसान कर रहा है। राइट। सिंपली कुछ चीजों को कॉपी करने में हमेशा नुकसान होता ही है। इसलिए मैं हमेशा बात करता हूँ मेरी खुद की टीम को भी, क्लाइंट की टीम को भी, कि आपकी खुद की क्रिएटिविटी क्या है। आप इनोवेटिव प्रैक्टिसेस में, इनोवेटिव कंसेप्ट्स में, टेक्नोलॉजीज में इन्वेस्ट करो। कैसे ज्यादा से ज्यादा दे सके कम से कम खर्चे में, उसके ऊपर फोकस करो। बहुत सारी ऐसे टेक्निक्स है जिसको हम डे इन डे आउट लोगों को देते हैं, हम बड़ा एंजॉय करते हैं, बिकॉज आई ऑलवेज सी पीपल ग्रोइंग, और वो एक इनहेरेंट हमको भी सेटिस्फेक्शन देता है। और स्टार्टअप कंपनी में मैं खुद भी आज इन्वेस्टर भी हूँ, कंसल्टेंट भी हूँ, टॉप मैनेजमेंट के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में से भी मेरा नाम होता है, बट आई ऑलवेज टॉक अबाउट द ग्राउंड लेवल रियलिटीज। राइट। सो वैसे अपनी ग्रोथ की जर्नी को स्टेप बाय स्टेप स्ट्रेटेजिकली अचीव करते जाओ, वैल्यू डिलीवर करते जाओ, और बाकी पूरे दुनिया में खुशियां बांटने के लिए बहुत सारे रास्ते हैं ही। तो आप वैसे एंजॉय करते जाओ। नितिन भाई, लास्ट क्वेश्चन ये है कि भाई क्या ये कंसेप्ट जो आपने अभी बताए मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज की, वो सर्विस इंडस्ट्री लाइक हेल्थ एंड फिटनेस अवेयरनेस इंडस्ट्री है, चाहे वो अभी बहुत ही बिगिनिंग फेज में, मैं तो मानता हूँ इंडिया के अंदर अभी 10-15% ही कवर कर चुके हैं हम, 85 to 90% ऐसी है जो अनएक्सप्लोर्ड है। हम देखते हैं यूएसए, यूरोप या ऑस्ट्रेलिया ऐसी कंट्रीज में कई सारी एक्टिविटीज़ होती है जो एक्टिविटीज़ हमारे इंडिया में भी है ही नहीं, बिकॉज वो मेंटालिटी डेवलप नहीं है। तो ऐसी इंडस्ट्री के अंदर हॉस्पिटल हो, क्लिनिक्स हो, न्यूट्रिशनिस्ट हो, ट्रेनर्स हो, जिम्स हो, उसमें भी ये कंसेप्ट लागू कर सकते हैं हम? सी डेफिनेटली कर सकते हैं, क्योंकि जिसको अपना प्रॉफिट बढ़ाना है उसमें ये कॉन्सेप्ट लागू हो सकते हैं। ये मेरी सिंपल थंब रूल वाली एक डेफिनेशन है। बिकॉज मुझे तो यही लगता है कि अगर आप मैन्युफैक्चरिंग में पैसों की बात करते हो तो सर्विस में तो टाइम की बात आती है। ये मैंने देखा है कि आप अपना पैसा जैसे मैन्युफैक्चरिंग में कैसे यूटिलाइज करते हो उससे प्रॉफिट होता है, वैसे सर्विस इंडस्ट्री में टाइम कैसे यूटिलाइज करते हो उससे ज़्यादा प्रॉफिट होता है मेरे ख्याल से। मैं राइट? या टाइम भी है और टाइम के साथ साथ वैल्यू एडिशन भी है। बिकॉज टाइम आपको एक आपके डाइटिशियन ने 5 घंटे टाइम दे दिया, राइट, बट उसके बाद भी कोई रिजल्ट नहीं आया तो फायदा नहीं। मतलब टाइम विद वैल्यू एडिशन आपका होना चाहिए। टाइम एंड वैल्यू एडिशन जहाँ पे भी उसका स्कोप होता है, राइट, जिसको पैसे में प्रॉफिट अपना बढ़ाना है उसमें लागू। इनफैक्ट मैं तो देखता हूँ कि अपनी जो हेल्थ एंड फिटनेस इंडस्ट्री है उसमें तो ये सबसे ज्यादा लागू होगा, क्योंकि इसमें बहुत सारे वेस्टफुल एक्टिविटीज होते हैं। देखिए ये इंडस्ट्री के सेल्स एंड मार्केटिंग रिलेटेड प्रोसेसेस जो है वो अभी तक इतने स्ट्रेंथन नहीं हुई है, राइट, उसमें बड़ा स्कोप होता है, राइट। ये इंडस्ट्री को डिजिटल टच भी इतना नहीं मिला है, उसमें भी बड़ा स्कोप है। ये इंडस्ट्री में आपने टाइम की बात की, और मैं तो उसमें ये भी देखूंगा कि जो कैपिटल इन्वेस्ट करके रखा है, आपने एक जिम छोटा सा भी बनाया तो 2 करोड़ 5 करोड़ जो भी इन्वेस्ट करके रखे, उसके सामने आपको उतना रिटर्न आ रहा है कि नहीं? मैं तो सोचता हूँ कि ये चीज के लिए एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कोई कोर्स या एक अपने पास माध्यम होना चाहिए जिसकी मदद से हम ये इंडस्ट्री में पूरे डीप रूट तक पहुंच पाए। आपने बिल्कुल सही कहा, बिकॉज कई सारे ऐसे जिम्स हैं जो लॉकडाउन में बंद हो चुके हैं, आपको पता है, और वो बंद होने की रीजंस हमें तो पता है बिकॉज मैं इस इंडस्ट्री से हूँ और आप एक एक्सपर्ट है इसके। तो इस इंडस्ट्री में डेफिनेटली एक पोटेंशियल है कि भाई जिम्स बंद हो रहे हैं बिकॉज ड्यू टू इतना कैपिटल इन्वेस्टमेंट है, लेकिन उनके सामने ये कोई ऐसी कोई प्रोडक्ट नहीं कि जो कोई बेच सके। तो जो मेंबरशिप्स होती है या पीटी के चार्जेस होते हैं वो ऑफर्स वगैरह में निकालते हैं लोग, और ड्यू टू दैट आप जो बोल रहे थे वैल्यू एडिशन नहीं कर पाते, बिकॉज एक साथ अगर मेरे पास 100 लोग हैं, मेरे पास टाइम तो उतना ही है, मेरी कैपेसिटी 10 लोगों को वैल्यू एडिशन करने की है, तो ये चीज़ बहुत दिक्कत देती है। तो डेफिनेटली हम सोचते हैं इसके ऊपर, और डेफिनेटली आप लोगों के लिए जो भी हेल्थ एंड फिटनेस इंडस्ट्री से है, वी आर प्रॉमिसिंग कि भाई एक ऐसा कुछ लॉन्च करेंगे कि जो जिम बंद होने वाले हैं, जो क्लिनिक्स बंद होने वाले हैं, उनको अगर सर्वाइव करना है तो उनको क्या करना चाहिए, राइट? आई होप यू विल सपोर्ट मी विद दिस। या आई एम ऑलवेज विथ यू।
क्योंकि हमने अभी तक भी लोगों की जिंदगियों में चेंज लाना ही हमारा पैशन है। हमारा दोनों का काम तो वैसे वही है, आप मैं हेल्थ एंड फिटनेस से लाता हूँ, आप मैनेजमेंट से और फाइनेंशियली लाते हैं। अपना अल्टीमेट गोल ये है कि प्रॉस्पेरिटी आनी चाहिए विद स्माइल। विद स्माइल। ओके, जब लोग खुश होंगे, लोग ग्रो होंगे, Right. तो हम भी ऑटोमेटिकली होंगे। थैंक यू सो मच नितिन भाई फॉर कमिंग हियर। मेरी एक कॉल पर आप आ गए, थैंक यू सो मच। एंड आपका इतना कीमती समय आपने हमें दिया, थैंक यू। आई एम वेरी मच obliged actually for and I want to say thank you to you to have me here. It is really a very wonderful discussion and I would like to add more value to all the communities around us. Okay, Thank you so much. Thank you. Bye.